राजा बीरेंद्र अपनी पत्नी रानी ऐश्वर्या, अपने बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र बीर बिक्रम शाह जो कि नेपाल के क्राउन प्रिंस भी थे, यानी कि अगले होने वाले राजा, और अपने छोटे बेटे राजकुमार निराजन बीर बिक्रम शाह के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद अपने शाही महल नारायणहिटी दरबार में रहते थे। विक्रम संवत 2058 ज्येष्ठ 19 यानी 1 जून 2001 की रात इस नारायणहिटी महल के त्रिभुवन सदन में एक डिनर पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में राजा बीरेंद्र के परिवार और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर कुल 22 शाही मेहमान मौजूद थे, और क्योंकि ये एक शाही लोगों की प्राइवेट पार्टी थी इसलिए उसमें शाही मेहमानों के अलावा किसी भी बाहर के इंसान को आने की मनाही थी। यहाँ तक कि महल के जो सुरक्षाकर्मी और राजा के बॉडीगार्ड्स थे उन्हें भी जिस जगह पार्टी होती थी वहां रुकने की इजाजत नहीं थी। रात करीब 8:50 पर अचानक महल के अंदर जिस त्रिभुवन सदन में ये पार्टी चल रही थी वहां से पहली गोली चलने की आवाज आती है। वहां से कुछ दूरी पर महल के जो सुरक्षाकर्मी और राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे, पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इतने में उन्हें फिर से गोली चलने की आवाज आती और इस बार गोली चलने की आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन गन चला रहा हो। इसके बाद महल के सभी सुरक्षाकर्मी त्रिभुवन सदन की तरफ भागते हैं और इस बीच लगातार फायरिंग की आवाज आ रही थी। तकरीबन 5 से 7 मिनट की लगातार फायरिंग के बाद रात 8:57 पर 2 सिंगल शॉट पिस्तौल की फायरिंग होती है और फिर यह फायरिंग का सिलसिला बंद हो जाता है। इसी बीच महल के सभी सुरक्षाकर्मी और बॉडीगार्ड त्रिभुवन सदन में पहुंचते हैं, मगर वो जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा था। त्रिभुवन सदन के बिलियर्ड्स रूम में जहां पार्टी हो रही थी उसके फर्श पर 11 लोग खून में लिपटे पड़े थे और उन 11 लोगों में से एक नेपाल नरेश राजा बीरेंद्र भी थे। उसके बाद जब सुरक्षाकर्मी बाहर गार्डन की तरफ गए तो उन्हें वहां से 3 और घायल लोग मिले। उन तीनों में से एक रानी ऐश्वर्या थी, एक युवराज दीपेंद्र थे और एक राजकुमार निराजन थे। उसके बाद आनन फानन में सभी घायलों को उठाकर गाड़ी में रखा जाता है और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। सबसे आगे राजा बीरेंद्र की गाड़ी चल रही थी क्योंकि वो नेपाल के राजा थे और उन्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। अच्छी बात यह थी कि कई गोलियां लगने के बावजूद अब भी उनके शरीर में हरकत हो रही थी। करीब 12 से 15 मिनट बाद राजा बीरेंद्र की गाड़ी नारायणहिटी दरबार से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर छावनी काठमांडू के एक आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचती है और उनके पीछे एक एक कर बाकी की गाड़ियां भी पहुंचती है जिनमें दूसरे घायल थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर सबसे पहले राजा बीरेंद्र का इलाज शुरू करते हैं और किसी तरह उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस कि राजा बच नहीं पाते और हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनटों बाद ही रात 9:15 पर दम तोड़ देते हैं। उस रात एक के पीछे एक कुल 14 लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे, जिनमें से कि राजा बीरेंद्र हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनटों में ही दम तोड़ चुके थे। इसके अलावा 8 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचते ही ब्रॉड डेड घोषित कर दिया जाता है। उन 8 लोगों में राजा की पत्नी रानी ऐश्वर्या, उनका छोटा बेटा राजकुमार निराजन, उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी श्रुति, उनके सगे और सबसे छोटे भाई राजकुमार धीरेन्द्र, उनकी 2 सगी बहनें राजकुमारी शांति और राजकुमारी शारदा, उनके बहनोई और राजकुमारी शारदा के पति कुमार खड़का और उनकी चचेरी बहन राजकुमारी जयंती थी। बाकी के बचे 5 घायल लोगों का भी तुरंत इलाज शुरू किया जाता है, मगर उन 5 लोगों में से जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान था और जिसकी जान की कीमत सबसे ज्यादा थी वो थे क्राउन प्रिंस और राजा बीरेंद्र के बड़े बेटे युवराज दीपेंद्र। हालांकि बाकी के 4 घायल लोगों की जान भी उतनी ही कीमती थी जितनी कि युवराज दीपेंद्र की, मगर क्योंकि युवराज दीपेंद्र को नेपाल का अगला राजा बनना था और उनकी हालत भी बाकी के घायलों से ज्यादा सीरियस थी, इसलिए उनकी जान बचाना बहुत जरूरी था। युवराज दीपेंद्र के अलावा जो बाकी के 4 घायल लोग थे उनमें राजा बीरेंद्र की सगी और सबसे छोटी बहन राजकुमारी शोभा, उनकी बेटी श्रुति के पति कुमार गोरख, उनके छोटे भाई राजकुमार ज्ञानेंद्र की पत्नी राजकुमारी कोमल और उनकी चचेरी बहन